Iran is developing now ballistic missiles that are intercontinental ballistic missiles for 8,000 kilometer range. What does that mean? They add another 3,000 kilometers, and they've got under their atomic guns, in New York City in target, Washington, Boston, Miami, Mar-a-Lago. Okay? So that is a very great danger. You don't want to be under the nuclear gun of these people who are not necessarily rational and who chant death to America. इसके ये वीडियो के बारे में एक तो इसकी शक्ल देखी थी कैसी है, एकदम हंस हंस के बता रहा है मारा लागो, या जो भी इतनी सिटीज है हंस के बता रहा है। मतलब क्लासिक एग्जाम्पल है ये एकदम। जो भी नीच से भी नीच आप सोच सकते हो ना इंसान, वो ये है। तो भाई ये तो कब से कहे जा रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ईरान अटैक कर सकता है। उससे पहले इराक का नाम ले रहा था, ठीक है। और पता है कब इसने ऐसा कुछ बोला था कि ऐसा कुछ हो सकता है एकदम, और वो हो भी गया। जो चिंता वाली बात है कि वो हो गया, ये देखो। I said that the West really doesn't understand militant Islam. So I wrote a book in 1995 and I said that if the West doesn't wake up to the suicidal nature of militant Islam, the next thing you'll see is the militant Islam is bringing down the World Trade Center. तो नेतन्याहू ने 1995 में ऐसा बताया था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को वो उड़ा देंगे। भाई कौन इन देयर राइट माइंड्स, अनलेस वो सोच रहा हो कि हाँ कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा सोचेगा कि भाई वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ना उसको हम गिरा देंगे। तो बात ऑफ कोर्स 9/11 की हो रही है। तो हम नहीं कह रहे कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, बट हम आपको ये डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे कि टकर कार्लसन ने उसके ऊपर एक पूरी सीरीज बनाई है, तो उनका चैनल जाके जरूर चेकआउट करना। देन आप खुद डिसाइड कर सकते हो अपने आप के लिए कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे कि नहीं। एंड इराक के बारे में क्या बोलता था? There is no question whatsoever that Saddam is seeking and is working and is advancing towards the development of nuclear weapons. No question whatsoever. The nuclear armed Saddam will place the security of our entire world at risk. And make no mistake about it, if and once Saddam has nuclear weapons, the terror network will have nuclear weapons. आपको ये सब दिखाने का मोटिव ये था कि आपको बताएं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के बारे में। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ऐसा होता है कुछ कि बेसिकली जैसे यहाँ पे अगर मान लो, अगर मैं ये नहीं कह रहा 9/11 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, पर अगर वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था तो ये सब कारनामे जो वहां पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था वो इजराइल नहीं कराया था। क्योंकि उसी के बाद फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया कि भाई अब हम जाके इन्वेड कर लेंगे, अफगानिस्तान को इन्वेड कर लेंगे। उसके बाद इराक पहुंच गए, लेबनान तक को नहीं छोड़ा, लिबिया तक को नहीं छोड़ा। तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कैटेगरी में आएगा। तो इजराइल ऐसा देश है जिसकी एक हिस्ट्री है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, तो हमें लगा कि हम आपको बताएं, क्योंकि खास तौर पे अभी जो स्थिति है उसमें इजराइल एंड खास तौर पे नेतन्याहू इतने ज्यादा डेस्परेट है कि किसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक और वॉर में इन्वॉल्व करा दें। क्योंकि ईरान को जब ये खत्म करने गए थे इजरायलीज खुद, तब तो वो हो नहीं पाया। और यहाँ पे एक देखो, जब हमने आपको वीडियो क्लिप दिखाई थी तब वो न्यूक्स की बात कर रहा है। अरे भाई, जब आपने खुद ही क्लेम किया कि हमने उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको बॉम्बार्ड कर दिया, अब काफी साल तक वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना पाएंगे, तो क्या वो जो ऑपरेशन आपने किया था बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा के, क्या वो अनसक्सेसफुल था? क्या एक्चुअली हुआ ही नहीं वो इंटेंशन जो आप चाहते थे? क्योंकि आप तो कह रहे थे कि भाई अब उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इट्स बीन सेट बैक बाय अ फ्यू इयर्स। तो अगर इजराइल की हिस्ट्री को देखना है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, तो सबसे पहले चलते हैं। तो ये बात हो रही है 1950s की। तब इजराइल बना 1948 में। तब बहुत सारे जूस वहां पे आके रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे जो जूस थे वो अरब कंट्रीज में ही रहते थे एंड खुश रहते थे। एंड ये तो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, कई सारे रैबाइज जो हैं वो भी आके बता चुके हैं कि हम तो वहां पे खुशी से ही रहते थे। So there was no reason whatsoever for the Iraqi Jews to leave Iraq and go to Palestine, fighting another people, displace them and take their land and tell them from now on it's belong to us and just go away from here. They were not interested whatsoever. So how has that happened that 130,000 Iraqi Jews left in few months? तो ये मिडिल ईस्ट आई रिपोर्ट कर रहा है, हाईली क्रेडिबल। तो वो बता रहे हैं कि जो ज़ायनिस्ट रोल था 1950s के अटैक पे इराकी जूस के ऊपर, इसको कंफर्म किया है ऑपरेटिव एंड पुलिस रिपोर्ट ने। तो अविश आलम ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास अनडिनाइबल प्रूफ है, यानी एकदम सबूत हैं उनके पास, ये बताने के लिए कि इजरायली इन्वॉल्वमेंट था इन बॉम्बिंग्स जो हुई थी 1950s में। तो ये बॉम्बिंग्स कराई गई थी इराक के अंदर, एंड उसका पर्पस यही था कि वहां पे जो जूज हैं उनको ये बताया जाए कि भाई आप सिक्योर नहीं हो यहाँ पे, ये अरब कंट्रीज आपके लिए है ही नहीं, आपको इजराइल आना चाहिए, क्योंकि इजराइल बनी है कंट्री जूस के लिए। तो वहां पे
कई सारे ऐसे अटेम्प्ट्स होते थे कि भाई सिनागॉग्स को टारगेट किया जाता था, वहाँ पे जो ज्यूज़ थे उनको टारगेट किया जाता था, ये बताने के लिए कि आप खतरे में हो, इज़राइल आ जाओ, क्योंकि इज़राइल में भी तो इनको पॉपुलेशन चाहिए थी ना, देश बना लिया, कोई आगे रह नहीं रहा। जो वहाँ पे रह रहे थे पैलेस्टीनियंस, उनको तो आपने नगवा करके हटा दिया, ठीक है, मार-मार के या कुछ लोगों को फोर्सिबली डिस्प्लेस करके हटा दिया, पर उनकी जगह कौन लेगा? उसके लिए ये सारे ऑपरेशंस ये करते थे। एंड आप इमेजिन करो, ये तो इराक में किया, और किन-किन देशों में उन्होंने इस टाइप के अटैक्स किए होंगे। तो ये बता रहे हैं 1950 में, 1951 में काफ़ी सारी बॉम्बिंग्स की गई इराक में, जिसकी वजह से उनकी जो फैमिली थी, उनको भी लगने लगा कि यार ये असली में यहाँ पे लोग चाहते नहीं है कि हम उनके साथ रहें, तो इसीलिए वो इराक छोड़ के इज़राइल चले गए। तो बॉम्बिंग्स जो थी, कभी कॉफ़ी शॉप पे करा दी, कार डीलरशिप पे करा दी, एक सिनागॉग तक को टारगेट कर दिया, ठीक है? एंड कई सारे ऐसे ज्यूइश कम्युनिटीज़ पर एंड ज्यूइश बिज़नेसेस पर अटैक किए गए। किसके द्वारा? इज़राइल के द्वारा। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो अटैक्स किए गए थे ज्यूइश साइट्स पर, ये किए गए थे ऑन द ऑर्डर्स ऑफ मेयर मैक्स बिनेथ, जो कि एक इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर था, जिसने सप्लाई किए थे ग्रेनेड्स एंड टीएनटी एक्सप्लोजिव्स। तो जो बिनेथ नाम का जो आदमी बताया जा रहा है, ये एक्चुअली बाद में सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उसको अरेस्ट कर लिया जाता है बाय इजिप्शियन अथॉरिटीज। तो इजिप्ट में ये आदमी अरेस्ट हो जाता है। एंड क्यों अरेस्ट करते हैं उसको? क्योंकि एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है जो कि एक्चुअली फेल हो गया था, फेल्ड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसका नाम एक्चुअली दिया गया है, काफी पॉपुलर है, लवॉन अफेयर। इसके बारे में भी हम बात करेंगे इसके बाद में। तो जो इराक में अटैक किया गया था सिनागॉग पर, उसमें 4 ज्यूज मारे गए थे, एंड ये किया गया था एक मुस्लिम के द्वारा जो सीरियन ओरिजिन का था। एंड ये भी माना जाता है कि एक करप्ट इराकी पुलिस ऑफिसर था, उसने सॉर्ट ऑफ यू कुड से सुपारी दी थी ये अटैक करने की। एंड उसको ब्राइब कहाँ से मिली थी, रिश्वत कहाँ से मिली थी? ज़ायनिस्ट अंडरग्राउंड से मिली थी। बेसिकली मुसाड भी आप कह सकते हो कि ये सब टाइप की ऑपरेशंस करने वाले, जो कि बेसिकली कह रहे हैं ना इंटेलिजेंस ऑफिसर, तो मुसाड हो गया। एंड आज के डेट में देखो इसका इम्पैक्ट क्या रहा, कितना भारी, क्योंकि उस डेट पे जाके इन्होंने अरब कंट्रीज में जूस के ऊपर इस टाइप के अटैक्स किए। इराक का हम एविडेंस बता रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि कई सारे अरब कंट्रीज में इस टाइप के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कैरी आउट किए गए। तो ये बताया जा रहा है कि एज ऑफ 2005 61% ऑफ इजरायली ज्यूज जो हैं वो मिजराही एंसेस्ट्री के हैं, यानी कि मिजराही ज्यूज हैं। ये सारे वो लोग हैं जो अरब कंट्रीज में अच्छे से रहते थे, एंड इस सब टाइप की टैक्टिक्स यूज करके उनको वहां से डरा धमका के किसी तरह इजराइल लाया गया। अब लवॉन अफेयर पे आते हैं। तो ये 1954 में हुआ था। तो ये बताया जाता है कि ये प्रोबेबली दी मोस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जो कि एट्रीब्यूट किया जाता है टू इजराइल, जो बेसिकली इजराइल ने कराया। तो इसका कोड नेम था ऑपरेशन सुजैना। इसमें इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस ने रिक्रूट किए इजिप्शियन ज्यूज, जो कि क्या करेंगे? प्लांट करेंगे बॉम्ब्स सिविलियन टारगेट्स पर, मतलब जैसे सिनेमा हो गया, लाइब्रेरी हो गई, जो अमेरिकन एजुकेशनल सेंटर्स हैं इजिप्ट के अंदर। एंड प्लान क्या था कि हम तो ब्लेम कर देंगे कि मुसलमानों ने कराया ये, ठीक है, इजिप्शियन जो कम्युनिस्ट हैं उन्होंने कराया, और बाकी और कुछ टाइप के ग्रुप्स हैं उनके ऊपर ये ब्लेम कर देंगे। एंड एम क्या था कि भाई इतनी इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दो वहां पे कि जो ब्रिटिश हैं वो वहां पे मेंटेन करने लगे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस सुएज कैनाल जोन में। पर इवेंचुअली ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया, एंड जो इजिप्शियंस थे उन्होंने ढूंढ लिया उन लोगों को, एंड 11 लोगों को अरेस्ट भी किया। इसराइल में काफी ब्लो अप हो गया था ये स्कैंडल, एंड जो वहां का डिफेंस मिनिस्टर था उसको रेजिग्नेशन देनी पड़ी कि भाई तुम पकड़े कैसे गए, रेजिग्नेशन इसलिए दो। एंड ऑफ कोर्स वो कह रहा था कि भाई आए तो वाजंट अवेयर कि ऐसा कुछ हो रहा था। इसराइल भी कह रहा है कि भाई दे हैव डिनाइड डूइंग दिस, पर पूरा एविडेंस है बताने के लिए, इजरायली डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रायल रिकॉर्ड्स हैं, एंड इजराइल ने इस चीज को ऑफिशियली एक्नॉलेज भी किया 2005 में कि हाँ हम ये ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैरी आउट कर रहे थे। और जो नेक्स्ट वाला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है वो तो बहुत ही फेमस है। इन्होंने, इजरायलीज ने, जो एक यूनाइटेड स्टेट्स की वॉरशिप थी उसी को उड़ा डाला। उसका नाम था यूएसएस लिबर्टी। तो जून 1967 में, जो बेसिकली 1967 वॉर हुआ था, उस टाइम पे इजराइल ने इनिशिएट किया था ऑपरेशन फोकस, जो सरप्राइज अटैक था अगेंस्ट इजिप्ट। एंड उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, एक जो अमेरिकन नेवल वेसल थी यूएसएस लिबर्टी, उसको जानबूझकर अटैक कर दिया इजरायली मिलिट्री ने। एंड इसमें 34 यूएस सेलर्स थे, उनकी मौत हो गई, एंड 173 ऐसे थे जो काफी घायल हो गए। तो जो यूएस फ्लैग्ड शिप थी, ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का झंडा लेके चल रही थी भाई। तो उसको तुमने कैसे समझ लिया कि ये यूनाइटेड स्टेट्स की शिप नहीं है, इजिप्ट की शिप है? तो इनका प्लान ये था बेसिकली कि किसी तरह अमेरिका को इन्वॉल्व करा दें वॉर में वो वाले। तो इन्होंने जाके वो शिप ही उड़ा दी, ये ब्लेम कर देते इजिप्ट पे, एंड एज अ रिजल्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ता कि भाई यहाँ पे क्या वॉर चल रही है, हमारी तुमने शिप गिरा दी।
ये इंटेंशन था इसका। लंदन के अंदर इजरायली एम्बेसी के बाहर एक कार बॉम्ब फट जाता है। यूके की MI5 की एजेंट जो बाद में विसल ब्लोअर बन जाती हैं, उन्होंने ही उसका खुलासा किया कि ये एक्चुअली मोसाड ने ही करवाया था, क्योंकि वो इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था वो बॉम्ब। उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। So in 1994, a car bomb explodes outside the Israeli embassy in London. In London, yeah. Anyone hurt or killed? I don't remember. Very minor injuries, that was all. Nobody was killed. And it was a very sophisticated device. It appeared to eat itself, eat all the forensics. Now, this is very, very rare. Even the IRA, which is a very sophisticated terrorist organisation, could not make bombs that effective. So it looked like it, sort of fairly technical person who put that together. But what emerged from that, the senior MI5 officer who was in charge of the investigation into it and had seen all the evidence but also all the intelligence, which isn't necessarily admissible in court, wrote his formal assessment at the end of the case. And he said he reckoned that Mossad, the Israeli External Intelligence Agency, had bombed their own embassy. इसके अलावा CIA के मेमोज हैं जो ये बताते हैं कि कैसे इजरायली मोसाड एजेंट्स पोज कर रहे थे। ये बता रहे थे कि हम अमेरिकन स्पाइज हैं और वो रिक्रूट करना चाहते थे लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसका नाम था जुंदल्ला। पर्पस क्या था उनका कि ये लोग जाके एक कोवर्ट ऑपरेशन करेंगे, कोवर्ट वॉर लड़ेंगे अगेंस्ट ईरान। तो जुंदल्ला एक पाकिस्तानी बेस्ड सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे ये लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये जो इजरायलीज थे, इनकी आप जुर्रत देखो। ये बन गए 2 US इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, ठीक है। इनके पास अमेरिकन डॉलर्स भी थे, US पासपोर्ट्स भी थे, ठीक है। एंड अपने आप को CIA ऑफिसर्स बना के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, मोसाड के लोग। इसके अलावा ये भी अलेज किया जाता है कि 28 अगस्त 1980 को इजराइल ने ऑलमोस्ट, तो ये भी ऑपरेशन फेल हो गया था, ऑलमोस्ट सक्सीड कर गए थे वो इन असैसिनेटिंग जो US एम्बेसडर थे टू लेबनान, जॉन गंथर डीन इनका नाम था। ये समहाउ पूरा प्रूफ नहीं हो पाया, पर जो एम्बेसडर थे वो खुद ही आके प्रूफ बता रहा था कि भाई इजरायलीज करा रहे हैं ये सब। एक अमेरिकन एम्बेसडर बता रहा है कि इजरायलीज मुझे मारना चाहते थे। एक और जो एलिजेड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया जाता है वो है 1946 का, जब किंग डेविड होटल को बॉम्ब कर दिया गया था। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो ज़ायनिस्ट पैरामिलिट्री ग्रुप था, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स एट द टाइम, क्योंकि ब्रिटिश रूल था वहाँ पे उस टाइम पे, उन्होंने जाके बॉम्ब कर दिया था ये होटल, जिसमें 91 लोगों की मौत हुई थी। एंड ये बताया जाता है, कुछ सोर्सेज बताते हैं कि ये बॉम्बिंग करके वो बताना चाहते थे कि अरब्स ने किया ये सब, बट कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो बताते हैं कि उन्होंने ओपनली क्लेम की थी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके बाद आ जाते हैं अक्टूबर 7 के बारे में। वैसे तो हमने उसके ऊपर पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आई वुड इनकरेज कि आप जाके इसको देखो, क्योंकि आपको सिर्फ अक्टूबर 7 की ही नई रियलिटी पता चलेगी, आपको ये भी पता चलेगा कि इजराइल की रियलिटी क्या है। देखो, अक्टूबर 7 फॉल्स फ्लैग था कि नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, पर इतने सारे जो अकाउंट्स हैं, इतने सारे एविडेंसेस हैं, उससे ये तो बहुत सारे लोग कह ही सकते हैं। हमें तो ऐसा लगता ही है कि मे बी इट वॉज अलाउड टू हैपन। वो चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जाए, ताकि उन्होंने जो गाजा में उसके बाद जो जेनोसाइड किया उनको वो करने का मौका मिल जाए। क्योंकि एक तो देखो ऑब्वियस सी बात है सोचने वाली कि इतनी वेल इक्विप्ड मिलिट्री, उनको क्या ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है? पूरा गाजा में फुल टाइम इनका सर्वेलेंस रहता है, इनको पता नहीं था कि ऐसी कुछ तैयारी हो रही है। इजिप्ट ने इनको बताया और कई कंट्रीज ने आके इनको बताया कि ऐसा कुछ ऑपरेशन होने वाला है। इनके खुद के सोल्जर्स जो थी वहां पे, जो फीमेल सोल्जर्स जिनका काम था सर्वेलेंस करना गाजा के ऊपर, उन्होंने खुद ही बता दिया था कि फेंस टूट गई है भाई। लोग जो हैं, जो वहां पे गाजा के पास रहते हैं उन नेबरहुड्स में, उनको तक को पता था। उन्होंने आके बताया था कि भाई कुछ कुछ चल रहा है वहां पे, कुछ ऐसा हो सकता है। एंड ये वाली क्लिप देख लो, इसमें तो IDF मेंबर्स खुद ही बता रहे हैं कि इनको बोल दिया गया था स्टैंड डाउन। 20 בבוקר אנחנו יושבים ליד הקשר כדי לא להעיר מאזין, והסמג"ד שלי ניר בוינפלג, שגם הוא נפצע קשה וברוך השם הוא שרד, פתאום עולה בקשר בהודעה מוזרה. כל התחנות, לא יודע למה, לא יודע איך, משהו בסגנון הזה, אין סיור בגדר עד 9 בבוקר. באיזה שעה זה היה? 5:20 בבוקר. तो गोलानी ब्रिगेड के जो ये मेंबर्स थे उनको बोल दिया गया था कि इस टाइम पे आप सर्वेलेंस नहीं करेंगे। इसके अलावा एक शूटिंग हुई थी वॉशिंगटन में, इजरायली एम्बेसी के स्टाफ को किसी ने आके मार दिया गया था। एंड ये कहाँ हुआ था? एक ज्यूइश म्यूजियम के बाहर। क्या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? ये तो नहीं कह सकता कोई भी, पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना ये है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कराते क्यों हैं? कोई एक पर्टिकुलर पर्पस अचीव करने के लिए कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स को इन्वॉल्व कर लेना है वॉर में, नाम किसी और का लगा देना है, ठीक है, या किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी हो सकता है उस टाइम पे। तो ये जो लोग मारे गए, ये था इंसिडेंट 22 मई का।
21 मई को क्या हुआ था? 21 मई को बहुत सारे डिप्लोमेट्स गए थे वेस्ट बैंक एंड वहां पे उनके ऊपर फायरिंग कर दी थी इजरायलीज ने। तो उस चीज को छुपाने के लिए हो सकता है ऐसा हुआ हो, ऐसे कुछ लोग सोशल मीडिया पे आके बता रहे हैं। एंड देखो उनका रीजनिंग भी काफी साउंडी लगता है। 2 इजरायली डिप्लोमेट है जिनको मार दिया जाता है कहां? अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम एन FBI फील्ड ऑफिस। मतलब FBI का ऑफिस है उसके एकदम सामने, ठीक है, उनको मार दिया जाता है एक म्यूजियम के बाहर जो 4 घंटे पहले ही बंद हो चुका था। वेरी गुड। चार्ली कर्क की बात करें तो ये तो अब चीज सामने आ ही चुकी है कि चार्ली कर्क का जो मर्डर था उससे 48 आवर्स पहले ही उसके वो टेक्स्ट मैसेजेस एक्सचेंज कर रहा था काफी लोग के साथ, जिसमें उसने उन्हें बताया था कि भाई अब मैं ये इजरायली प्रोपेगेंडा नहीं कर पाऊंगा। तो आप इमेजिन कर लो चार्ली कर्क एक बंदा, ही इज नो मोर, बट वो जाके एकदम इजराइल को सपोर्ट करता है, जेनोसाइड कर रहा है, उसको भी सपोर्ट करते जा रहा था वो आदमी। फिर उसके बाद एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उसको लगा कि भाई अब तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब कुछ ज्यादा ही अति हो गई है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इमेजिन करो ऐसी स्थिति, ऐसा आदमी जिसकी बहुत सारी इवेंट्स, वो जाके कॉलेजेस में जाके इवेंट करता था, लोग आते थे उससे बातचीत करते थे, तो एकदम 1 to 1 टाइप का इंटरेक्शन करता था, आस्क मी एनीथिंग टाइप्स, ठीक है। लोग आके कुछ भी पूछें उसको रिबट करता था वो एंड इजराइल को डिफेंड करता था। ऐसे आदमी जिसके इतने सारे इवेंट्स लाइंड अप थे कॉलेजेस में, जाके एकदम से बोलता है कि नहीं इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, आई एम नॉट विद देम। आप इमेजिन करो फिर पब्लिक ओपिनियन क्या हो जाएगा अमेरिका में। एंड ये रेस ऐसी है जो ये लोग ऑलरेडी लूज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉर लूज कर रहे हैं एंड आके खुले आम बताते हैं कि भाई इसीलिए तो टिकटॉक की परचेज होने वाली है। चिंता की बात तो ये है कि अब आके नेतन्याहू, जो हमने फर्स्ट वीडियो आपको दिखाया था, अब आके वो बता रहा है कि ईरान अटैक कर सकता है अमेरिका के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होगा ये चिंताजनक बात है एंड वो दुनिया को कहां ले जाती है ये चिंताजनक बात है, क्योंकि ये आदमी, नेतन्याहू की बात कर रहा हूं, एंड खास तौर पे पूरा इजराइल बहुत डेस्परेट है। इजराइल के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, मतलब वो जेनोसाइड कर रहे हैं पैलेस्टीन में, गाजा में, पर एक्चुअली एग्जिस्टेंशियल थ्रेट उन्हीं के लिए होता जा रहा है क्योंकि जो पब्लिक ओपिनियन है वो बिल्कुल भी उनके साथ नहीं है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। किसने सोचा था इस टाइप का जेनोसाइड करेंगे, ये बच्चों को भूख से मारेंगे, ठीक है, पूरी एड ब्लॉक कर देंगे वहां जाने के लिए, किसी ने भी नहीं सोचा था। तो इसीलिए देखो हो तो कुछ भी सकता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट तो इजरायलीज ही हैं। उनके पास न्यूक्स हैं जो पूरी दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो भाई ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम आपको ये बताएं कि ऐसे लोग, इनको तो लोग कहना, हैवान है ये लोग, ऐसे हैवान जो किसी भी एक्सटेंट तक चले जाएंगे, अपने ही लोगों को मार देंगे, ठीक है। जूस कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ जूस है इजराइल के अंदर कि भाई इजराइल इज द स्टेट फॉर जूस एंड यहाँ पे जूस सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है। जूस को ही जाके मारते हैं दूसरे देशों में, अपने ही देशों में कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। इसीलिए ये सबसे बड़ा खतरा है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ऐसे लोगों की कोई बाउंड्रीज ही नहीं होती। एक इंसान होता है उसकी कोई बाउंड्री होता है कि ठीक है मैं मर्डर नहीं करूंगा, कुछ लोगों का होता है कि मैं मर्डर कर सकता हूं, मैं बच्चों का मर्डर नहीं करूंगा, इनके लिए कोई भी लिमिट्स नहीं है। तो ऐसे टाइप के लोग सबसे खतरनाक होते हैं एंड मैं तो ये सोचता हूं कि वर्ल्ड पीस के लिए सबसे बड़ा खतरा इजरायलीज ही हैं एंड दुनिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट भी इजरायलीज ही हैं।